हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11 के बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं और साथ में ही हम इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू भी देखने वाले हैं। तो आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए और इसके टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। ओके, तो द लिविंग वर्ल्ड। ओके, लाइफ इज अ यूनिक प्रोसेस that is made from the aggregation of molecules। लाइफ क्या है? एक यूनिक प्रोसेस है। यूनिक प्रोसेस है, इट मीन्स कि लाइफ के अंदर कई तरह के प्रोसेस चल रहा होता है और यह एक डेथ थिंग से, मृत चीज़ से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि उनमें किसी भी तरह का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई तरह का प्रोसेस चल रहा होता है। ओके, और जो लाइफ है वह कई तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ओके, आगे देखते हैं। दैट इज these molecules undergo various chemical reactions to perform their specific functions which are called metabolism। और ये जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में हैं या जिससे कि लाइफ बना है, वो सभी मॉलिक्यूल्स किसी न किसी केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं या हिस्सा होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो उनका कुछ न कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होता है बॉडी में। उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो सभी मॉलिक्यूल्स किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में शामिल होते हैं और उस प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो मेटाबॉलिज्म क्या है? बॉडी में होने वाला वह प्रोसेस है जिसमें कि बायोमॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं, उस मॉलिक्यूल से कुछ बनता है या वो मॉलिक्यूल्स टूट कर कुछ बना रहे होते हैं। तो टूटने का और बनने का टोटल जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है उसमें या तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा या उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होगा। दोनों चीज़ें होगा, या कुछ बनेगा तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, अगर कुछ टूटेगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। सो मेटाबॉलिज्म में एनर्जी का रिलीज भी होता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेटाबॉलिज्म विल रिजल्ट इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन एटसेट्रा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या जो भी ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की ही वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ हम दिखता है, जो डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, और जो एडेप्टेशन, ये जो कई तरह के जो प्रोसेस हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखाई दे रहा है, इट इज ड्यू टू द डेड बायोमोलिक्यूल्स विच आर अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो इसी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई तरह के प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, एडेप्टेशन है, ये सभी प्रोसेस उसी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का रिजल्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। All the living organisms that live in various habitats are found to share a somewhat
similar genetic material that may be either terrestrial or aquatic, in mountains or in desert, ocean, forest. इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चाहे किसी भी हैबिटाट्स में मौजूद हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में मौजूद हो, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटाट में मौजूद हो, चाहे वो माउंटेन में क्यों ना मौजूद हो, चाहे वो डेजर्ट में क्यों ना रह रहे हों, या क्यों ना वो ओशियंस में रह रहे हों, क्यों ना वो फॉरेस्ट में रह रहे हों, सभी के अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक सिमिलरिटीज मौजूद होती है। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो किसी भी हैबिटेट में हो, उनके अंदर कुछ न कुछ जेनेटिक सिमिलरिटीज मौजूद होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन सर्टेन important characteristics that include growth and development, body organization, homeostasis, reproduction, adaptation and energy utilization। तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के अंदर कुछ सर्टेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, जैसे कि ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमें देखने को मिलता है, डेवलपमेंट सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है, होम्योस्टेसिस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में हमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगा। इसी तरीके का एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सिमिलरिटीज़ है या उनके अंदर जो कैरेक्टर्स है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और एनर्जी किस तरीके से वो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स की विविधता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में किस तरह की भिन्नता है या अलग अलगाव है, ठीक है, उनमें किस तरह की विभिन्नता मौजूद है, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, द अर्थ इज द मेन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव। अर्थ ही है वो एरिया जिसमें कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। The world consists of millions of living organisms that sometimes we cannot even see with our naked eye। इस दुनिया में न जाने कितने मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको कि हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं पाते। ओके, सो इस दुनिया में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम साइज में कोई बड़े हैं जिनको हम आसानी से देख भी सकते हैं, और कुछ तो साइज में इतने छोटे हैं कि हम उनको अपने नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें कई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तब जाके हम उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं। ओके, Those organisms are found to be living in various habitats that include forest, ocean, deserts, lakes, mountains and even hot water springs। तो जो ऑर्गेनिजम्स को हम देख नहीं पाते या जिनको हम देख पाते हैं, वो सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स कई तरह के इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट में भी मौजूद हो सकते हैं, वो ओशियन में भी मौजूद हो सकते हैं, वो डेजर्ट्स में भी मौजूद हो सकते हैं, वो किसी लेक्स में भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर वो माउंटेन में भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर इवन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं जिनको कि हम शायद अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स and insects in the world. This is very important that their variability is necessary for survival। So इस दुनिया में
कई तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। कहने का मतलब है इस दुनिया में कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और उनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है, उनके अंदर जो डिफरेंसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर इस दुनिया में मौजूद होंगे तो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट सब एक ही जैसा होगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कंपटीशन की वजह से एक पर्टिकुलर तरह का ऑर्गेनिज्म खत्म हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सर्वाइवल और ये अर्थ का जो अस्तित्व है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो बना रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। The number of species identified and studied is 1.7 to 1.8 millions. So अभी तक लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है और उनके बारे में पढ़ा जा चुका है। ओके, दे all together make a natural diversity of life in the world। और ये सभी स्पीसीज, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं और ये जो वर्ल्ड है ये डाइवर्सिटी का है, नेचुरल डाइवर्सिटी बना रहे हैं क्योंकि इनके जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सभी क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी वो आपस में एक साथ हैं। सो इसलिए इसे इट इज कॉल्ड विच इज जनरली कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। ये जो स्पीसीज के बीच में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो वेरिएबिलिटी है, ये असल में एक नेचुरल डाइवर्सिटी है इनके बीच में और इसी डाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है जब हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ देखें तो। ठीक है, ऑल टुगेदर जब हम सभी को एक साथ देख रहे हैं तो हम इनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो एक साथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। दैट इज डिफरेंसेस, वेरिएशंस, डाइवर्सिटी अमंग द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। एक मिनट, अगला हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में आपको क्लियर होना है क्योंकि ये जो शब्द है वो कई बार हमारे चैप्टर्स में, टॉपिक में और आने वाले पूरे क्लासेस में ये टॉपिक और ये टर्म आने वाला है। सो इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी असल में क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशंस, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी ब्रांच का, बायोलॉजी ब्रांच का हुआ, साइंस ब्रांच का वह सब्जेक्ट है जिसमें कि हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो सारा अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग फील्ड है, इन सभी के बारे में हम टैक्सोनॉमी में ही पढ़ते हैं। सो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द classification, characterization, nomenclature and identification of organism and it is a branch of science. Okay, आगे
Systematics is another branch of science that includes the study of the classification, nomenclature, identification and evolutionary history of an organisms. ठीक है, so systematics भी क्या है? Systematics is another branch of science. टैक्सोनॉमी के बाद एक दूसरा टर्म आ रहा है यहाँ पे सिस्टमैटिक्स, है ना, that includes the study of the classification, nomenclature, identification and evolutionary history of an organism. तो सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही रहे होते हैं, नोमेनक्लेचर भी पढ़ रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ रहे होते हैं, पर साथ में इसमें एक अलग एक नया टॉपिक जो कि उस ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम पढ़ रहे होते हैं. ओके, आगे. Thus the taxonomic characteristics of an organism along with its evolutionary history come under systematics. तो टैक्सोनॉमी से एक कदम आगे है सिस्टमैटिक्स. तो सिस्टमैटिक्स में हम टैक्सोनॉमी तो पढ़ ही रहे होते हैं, साथ में हम इसमें ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं. सो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इक्वल टू सिस्टमैटिक्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. In 1813, A.P.D. Candolle was the first to introduce the term taxonomy. So taxonomy को A.P.D. Candolle ने पहली बार 1813 में दिया था. While systematics was introduced at the time of human civilization. तो जब ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन हो रहा था उस दौरान सिस्टमैटिक शब्द का इस्तेमाल किया गया. ओके, द टर्म सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा. ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से डिराइव हुआ है सिस्टमैटिक्स, विच मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो सिस्टमैटिक का मतलब असल में क्या हुआ? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर स्टडिंग सिस्टमैटिक्स. ओके, नेक्स्ट. लिनियस पब्लिश्ड हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे where the classification of plants and animals was based on taxonomy. तो जो लिनियस थे उन्होंने अपने बुक सिस्टेमा नेचर में, कौन सा बुक? सिस्टेमा नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको क्लासिफिकेशन के आधार पे उनको क्या किया है? क्लासिफाई किया है टैक्सोनॉमी के आधार पे. ठीक है, तो लिनियस ने क्या किया है? सिस्टेमा नेचर नाम के बुक में प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, सो नियो सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट डील्स विद द स्पीसीज टू बी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. तो सिस्टमैटिक्स के एक कदम और आगे नियो सिस्टमैटिक्स. ठीक है, वन स्टेप फॉरवर्ड अगर हम बात करें सिस्टमैटिक्स की, दैट इज द ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट डील्स विद द स्पीसीज टू बी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. हम इसमें ऐसे स्पीसीज के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो कि एज अ प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का. इवोल्यूशन की वजह से उनकी ओरिजिन हुई है ना, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, दैट वी आर स्टडीइंग अबाउट नियो सिस्टमैटिक्स. Okay, in 1940, Julia Huxley was the one who developed this concept. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का, ऑर्गेनिजम्स का पढ़ने का, इसको किसने दिया है? जूलिया हक्सले ने. किसने? जूलिया हक्सले ने इन 1940. बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंटिस्ट नाम. तो जूलिया हक्सले ने क्या किया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है. किसका कॉन्सेप्ट? नियो सिस्टमैटिक्स का. ओके, आगे देखते हैं.
It involves the known characteristics of an organism and also the known evidence from different field of biology. न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनिजम्स है उसका जो भी पहले से हमको जो कैरेक्टर्स पता है वो, और बायोलॉजी के दूसरे फील्ड से जो भी हमें एविडेंस मिलता है उस ऑर्गेनिजम्स का, उनको मिलाकर हम अगर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो फील्ड क्या कहलाता है? न्यू सिस्टमैटिक्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज अ इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है आइडेंटिफिकेशन? It is the method of placing the organisms in their exact place based on their classification. तो असल में क्या है ये? It is a method of placing organisms in their exact place. हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनको एग्जैक्ट पोजीशन में, उनकी जो जगह है उस पे रखने का अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन के आधार पे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम उसके एग्जैक्ट प्लेस में रख रहे हैं, इट मीन्स कि डेट हम लोगों ने उसको क्या कर लिया है? आइडेंटिफाई किया चुका है, तभी हम उसको रख पा रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। अगर हमको बुक रखना है, सबसे पहले हमें बुक ढूंढना होगा कहीं पे, तब जाके हम उसको बुक वाले सेल्फ में या अलमीरा में हमें रखना हो तो उस बुक को रख सकते हैं। अगर हम बुक में भी अगर खासियत है कि जैसे कि हमें 11th क्लास का कोई बुक को रखना है किसी पर्टिकुलर सेल्फ में, तो हमें पहले 11th क्लास का बुक को ढूंढना होगा, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? उस बुक को उसके एग्जैक्ट प्लेस में हम रख सकते हैं। ओके, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जब हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे टैक्सोनॉमिक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो टैक्सोनॉमिक की क्या है? नेक्स्ट टर्म है इंपॉर्टेंट, टैक्सोनॉमिक की। Taxonomic keys are tools used to identify and classify organisms. तो टैक्सोनॉमिक कीज क्या है? एज अ टूल है जो कि हम ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं बाय गाइडिंग यूजर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हमारे पास कई तरह के कैरेक्टर्स के लिस्ट मौजूद होगा, उन कैरेक्टर्स के आधार पे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन क्लासिफाई करेंगे। सो टैक्सोनॉमिक कीज आर असल में क्या है? वो एक टूल्स है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज अगला टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर दैट दे शेयर। सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस of grouping various living organisms based on common features that they share. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाने का प्रोसेस किस आधार पे कि उनके पास कितने कॉमन कैरेक्टर्स हैं। कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के ग्रुप बनाते हैं देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, A single group consists of those organisms that have similar common features. तो एक सिंगल ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो उसमें जो भी
ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास उन सभी के पास कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स मौजूद होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप ही बनाया है इस आधार पे कि उनके पास कौन सा कॉमन फीचर्स है। कॉमन फीचर के आधार पे जब हम ग्रुप बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, to make classification easier, various groups are formed in which different organisms are placed depending upon their characteristics. सो जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हम कई तरह के ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बन भी जाएगा क्योंकि हर बायोडाइवर्सिटी की वजह से, बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई तरह के कैरेक्टर्स हैं, और जब हम कई तरह के कैरेक्टर्स को एक साथ देखते हैं तो हम उनको जब कैटेगराइज कर रहे होते हैं यानी क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो कई में आपस में सिमिलरिटी होंगे, कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स आपस में सिमिलर होंगे। इस तरह से कई तरह के ग्रुप्स बनते जाएंगे और कई ग्रुप बनेंगे, कई तरह के ही बनेंगे और कई नंबर्स में भी बनेंगे। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन में कई ग्रुप बनते हैं और कई तरह के ग्रुप बनते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है उन पे वो डिपेंड करता है कि कितने कैरेक्टर्स है। ओके, आगे देखते हैं। कैरेक्टराइजेशन, एक अगला टर्म है कैरेक्टराइजेशन। The studying and understanding of characters of organisms and categorizing them like external and internal structure. It means कि क्या हो रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कैटेगराइजिंग देम। कैरेक्टर्स के पढ़ने के साथ साथ हम उनको कैटेगराइज भी कर रहे हैं। तो कितने कैरेक्टर्स, कैसा कैरेक्टर्स, लाइक जैसे कि हो सकता है वो कैरेक्टर्स हो एक्सटर्नल एंड internal structure, that is called morphology and anatomy. If we are studying the external characteristics of an organism, that it is called morphology, and if we are studying the internal structure of an organism then it is called anatomy. ठीक है, the structure of the cell, if we are studying the structure of cell, that is then it is called cytology. Developmental process, if we are studying the developmental process of an organism then it is called embryology. And ecological informations, if we are studying the ecological information of a living organism then we are dealing with this then it is called ecology of the organism. So हम ऑर्गेनिजम्स के कई तरह के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हो सकता है कि वो इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो, वो सेल का स्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हो, या उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ रहे हो। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे होते हैं। सो यही कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। ओके, सो आगे देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण। क्या है ये नोमेनक्लेचर, देखते हैं। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। सिंपल सा बात है, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब नाम देते हैं देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नामकरण को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम्स, वन इज vernacular, that is called common name, and other is scientific name. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दो नाम हो सकता है। एक तो कॉमन नाम होगा जो कि उस पर्टिकुलर रीजन में हम उस लोकल भाषा में उसको जान रहे होते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसका नाम जान रहे होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम और लोकल नेम्स। ठीक है, और दूसरा है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम मतलब कि साइंटिस्टों के द्वारा, बायोलॉजिस्ट के द्वारा वो नाम दिया गया है। ठीक है, आगे
Local names are used in local language or common language and are easy for local peoples, but these names are not used by biologists. जो लोकल नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो लोकल नेम है वो लोकल लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में होता है और ये लोकल पीपल्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है, बट ये बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है। बायोलॉजिस्ट के द्वारा ये यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ पे है, फॉर मेनी स्पीसीज ए सिंगल लोकल नेम इज ऑफन यूज। तो एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में अलग अलग हो सकता है, जो कि मिसलीडिंग होगा। हम अगर एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही नाम से अगर हम जब बात करें तो हमारे लिए वो बहुत ही ईजी होगा। अलग अलग भाषा मौजूद है, अलग अलग जगह पे लोग हैं, तो अलग अलग एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से जब बोलेगा, बात करेगा उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे रीजन के लोगों के लिए, तीसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन होगा कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा। हो सकता है कि वो तीनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, बट लगे एक दूसरे तीसरे को कि ये सभी एक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हों। इसलिए बायोलॉजिस्ट इस तरह के लोकल नेम का यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, आगे, द लोकल नेम्स समटाइम्स लीड टू इनकरेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। नाम ही अलग होगा तो लगेगा कि ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है। अगर एक ही नाम में अगर बात किया जाएगा तो सारा कैरेक्टर्स एक ही जैसा होगा, हम एक ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। अगर एक ही ऑर्गेनिजम्स का एक ही नाम होगा, अगर लोकल नाम में, लोकल नेम्स मतलब हो सकता है 5 नाम हो एक ही ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। आज भी, आगे भी ऐसा रहेगा, बट इसका तोड़ क्या है, साइंटिस्टों ने साइंटिफिक नाम दे दिया ताकि दुनिया भर के लोग एक ही ऑर्गेनिजम्स को उस कैरेक्टर्स के आधार पे एक ही नाम से उसको जाने। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से नहीं मिलता, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई इसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से नहीं होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, एक नाम की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड डिफरेंट लोकल नेम्स आर यूज्ड फॉर वन ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि मैंने ही बताया कि अलग अलग जगह पे हो सकता है कि एक कंट्री के अंदर ही या पूरे वर्ल्ड के अंदर ही अलग अलग जगह पे एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और हम उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में अधिक नहीं जान पाएंगे। अगर हम बात भी करेंगे एक दूसरे से तो हमको लगेगा कि हम एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन वजहों से बायोलॉजिस्ट जो होते हैं लोकल नाम का यूज नहीं करते हैं। सो दे यूज द साइंटिफिक नेम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और साइंटिफिक नाम देने का को ही के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक अगला टर्म है दैट इज साइंटिफिक नेम्स। क्या है साइंटिफिक नेम्स? बाय साइंटिफिक नेम यानी कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो टैक्सोनॉमी अगर हम बात करें कुल मिलाकर टैक्सोनॉमी में, तो नोमेनक्लेचर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो साइंटिफिक नेम्स के बारे में यहाँ पे कुछ है, उसको देखते हैं। द नेम्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड आर फॉलोड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नाम होता है उसे रूल्स के आधार पे, कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के आधार पे हम उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामकरण करते हैं या नाम देते हैं। और ये जो रूल्स है वो दुनिया भर के जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो सभी फॉलो करते हैं। ओके, तो सर्टेन रूल्स के आधार पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, टू मेक इट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड वेरियस इंटरनेशनल कोड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। तो पूरी दुनिया में ये कॉमन रहे,
इसके लिए कई इंटरनेशनल कोड्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नाम देने के लिए, ठीक है। और ये कोड कौन कौन से हैं देखते हैं। दिस कोड्स आर ICBN which stand for International Code of Botanical Nomenclature। किसी भी प्लांट्स के नामकरण के लिए जो कोड है वो कहलाता है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए हम जो कोड यूज करते हैं दैट कोड इज ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगला कोड है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। तो वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए जो हम कोड यूज करते हैं दैट इज ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। अगला है ICBN और ICNB, दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए जो कोड का यूज करते हैं उस कोड को कहा जाता है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। Okay, so these codes are used for giving a scientific name to a living organism all over the world by the biologist. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक नाम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देना बहुत ही जरूरी हो जाता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए। अगला टर्म है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और एक कॉन्सेप्ट भी है, तो हमें समझना है क्या है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कार्ल लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो कार्ल लिनियस है उनको ये क्रेडिट दिया जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के इंट्रोडक्शन के लिए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो उन्होंने इसका जिक्र अपने बुक स्पीसीज प्लेंटेरम में किया है और जो कि पब्लिश हुआ है 1753 में। तो कार्ल लिनियस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया है। तो है क्या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसको आगे देखते हैं। Binomial nomenclature is the biological system of naming organisms in which name is composed of two terms। एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक नाम प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि दो टर्म होता है। दो टर्म कहने का मतलब दो शब्द, where the first term indicates the genus and the second term indicates the species of the organisms। तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक नाम देते हैं और उस नाम में दो शब्द का उपयोग कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक नाम दे रहे होते हैं और वो नाम में दो शब्द रहता है। दैट नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इंडिकेट्स द जीनस, और जो पहला शब्द है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड द सेकेंड टर्म इंडिकेट्स द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट सेकेंड टर्म इंडिकेट्स द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो दूसरा शब्द है वह ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज को बता रहा होता है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो दो शब्दों से किसी ऑर्गेनिजम्स का नामकरण करना इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका लीन। सो इसमें जो मैग्नीफेरा है
ये एक साइंटिफिक नेम है, ये आम का कॉमन नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। सो मैंगिफेरा, जिसमें कि दो शब्द है, मैंगिफेरा और दूसरा शब्द है इंडिका। तो मैंगिफेरा इज द जीनस नेम, जो मैंगिफेरा है वो क्या है, जीनस नेम को बता रहा है, एंड इंडिका इज द स्पीसीज नेम। और जो दूसरा शब्द है इंडिका, वो स्पीसीज को बता रहा होता है कि वो किस स्पीसीज का वो पेड़ है, ट्री है। ठीक है, जो लीन है इंडिकेट्स द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। तो ये जो स्पीसीज के बारे में कौन डिस्क्राइब किया है ये बता रहा है वो अगला एब्रिविएटेड वर्ड लीन, जिसको कहा है जो है लिनियस। कार्ल लिनियस ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ओके, सो मेन क्या है, वो दो शब्द जिससे कि हम क्या कह रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने क्या दिया है, एक नाम दिया है, साइंटिफिक नाम दिया है। तो पहला साइंटिफिक नाम में जो पहला शब्द है वो जीनस को बता रहा होता है, और दूसरा शब्द जो साइंटिफिक नाम में है वो स्पीसीज को बता रहा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो वो रूल्स क्या है भाई, उस रूल्स के बारे में हमने अभी बात किया है कि कुछ रूल्स के आधार पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नाम देते हैं। तो वो रूल्स क्या है, तो कुछ रूल्स के यहाँ पे है, उसको देखते हैं। अ साइंटिफिक नेम जनरली हैज़ टू कंपोनेंट्स। कोई भी एक साइंटिफिक नेम है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं, जो कि हमने अभी देखा, जो कि लैटिन शब्द होता है या फिर लैटिन से डिराइव हुआ होता है। ठीक है, इतना से बात है कि कुल मिला के जो पहला है, ये दो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम दो शब्दों से मिलके बना होता है, उसमें दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इन लैटिन, और इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चाहे वो कहीं से भी वर्ड हो, बट वो लैटिन से ही डिराइव्ड हुए होते हैं। अगला है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम डिनोट्स द जीनस नेम। जो पहला शब्द है, जो फर्स्ट वर्ड है, वो किसको बता रहा है, जीनस को बता रहा है, जबकि सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीसीज को बता रहा है। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन अप्लाइंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, द नेम ऑफ द स्पीसीज इज रिटन इन इटैलिक्स। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब नाम देते हैं तो वो नाम इटैलिक में लिखा हुआ होना चाहिए, और अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन। और जब हम उस नाम को, उस साइंटिफिक नाम को जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं, तो दोनों शब्द के नीचे में हम अंडरलाइन करना होता है, दो अलग अलग अंडरलाइन, दो अलग अलग शब्दों पे, एक ही लाइन नहीं करना है हमें दोनों शब्द में। ठीक है, so whenever we write the name of scientific name, then we have to underline the words separately. Okay, next, the generic name that is the first word must start with a capital letter. और जब भी हम जेनरिक नाम को लिखते हैं तो जो पहला वर्ड है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्टार्ट विथ अ capital letter, while a specific name should start with a small letter. और जब दूसरे शब्द को लिखना है, यानी कि स्पेसिफिक नेम को जब हमको लिखना हो, तो हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर, we use the small letter while writing the specific name, and we start with the capital letter while writing the generic name. Okay, so this is the next rule. ठीक है, आगे देखते हैं। The name of the author is printed in Roman or abbreviated form at the end after the species name. अगर हमें ऑथर का नाम लिखना है तो हम उसको रोमन में लिखेंगे, या एब्रीविएशन फॉर्म में उसको हम लिखेंगे आफ्टर द स्पीसीज नेम। ओके, ओनली वन करेक्ट नेम मस्ट बी असाइंड टू ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ही
नाम प्रोवाइड करना है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम सेलेक्टेड शुड बी सच दैट इट वुड बी इजी टू प्रोनाउंस एंड शॉर्ट। और जो भी हम साइंटिफिक नेम यूज करने वाले हैं वो बहुत ही आसान होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में, और शॉर्ट भी होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका दो शब्दों का नाम है, दो शब्दों से मिलकर बना एक नाम है, और बहुत ही इजी है और शॉर्ट भी है, ठीक है, जो कि एक मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जिसमें कि मैंगीफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका इज द स्पीसीज नेम, ठीक है। सो जो मैंगीफेरा है वो क्या है, असल में जीनस नेम है, और जो इंडिका है वो क्या है, स्पीसीज नेम से। तो ये मेन रूल्स हैं, रूल्स में मेन रूल्स हैं जिनके आधार पे हमको क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक साइंटिफिक नेम देना है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें नॉमेनक्लेचर करना है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, और इस तरह का जो नॉमेनक्लेचर है उसी को कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक categories. In 1956, the term taxon was introduced in 1964. ठीक है, in 1956 the term taxon was introduced, and in 1964 Mayer defined taxon to be the various categories based on different characters of organisms that consist of taxonomic group of any rank. सो 1956 में टैक्सॉन शब्द का यूज किया गया है, और 1964 में अर्नेस्ट मेयर के द्वारा, साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा टैक्सॉन को डिफाइन किया गया है। सो टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन टू बी द वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। सो टैक्सॉन क्या असल में एक कैटेगरी है, ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स के आधार पे एक ग्रुप है। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन, ठीक है। इट मीन्स कि मेयर ने डिफाइन किया टैक्सॉन को, ओके। कब किया है, 1964 में। और ये जो शब्द है टैक्सॉन, जो कि हमेशा आने वाला है इस चैप्टर में, और आगे टैक्सोनॉमी जब भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे टैक्सॉन कैटेगरीज, टैक्सॉन हायरार्की, ये शब्द टैक्सोनॉमी सब आने वाले हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि टैक्सॉन क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है। तो ये सभी असल में एक ग्रुप है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। So taxon is a group based on different characters of organisms that consist of taxonomic group of any rank. और जो अब रैंक क्या है हम आगे देखते हैं, बट यहाँ पे हमें एक क्लियर हो जाना चाहिए कि जो टैक्सॉन है असल में क्या है, एक ग्रुप है ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स that are made by that are formed by similarities of among the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज है उनको शामिल करके जो एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को हम टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जब हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ रहे हैं, सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन, अ पर्टिकुलर टैक्सॉन। इस टैक्सॉन का ये ऑर्गेनिजम्स है, और वो टैक्सॉन उस ग्रुप को हमने किस कैरेक्टर्स के आधार पर बनाया है हमें वो बताना पड़ेगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मैं इसी की बात कर रहा था। टैक्सॉन ग्रुप बना, पहले एक ग्रुप बनेगा, फिर उसके अंदर कई ग्रुप्स बनेंगे, फिर उसके अंदर कई ग्रुप बनेंगे, तो एक पूरी तरीके से कई हायरार्की बन जाएगा। एनिमल्स, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के दौरान कई तरह के ग्रुप्स बनेंगे, और हर ग्रुप्स को हम टैक्सॉन कह रहे हैं, और हर टैक्सॉन एक दूसरे टैक्सॉन से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, और ये जो जुड़ाव है टैक्सॉन का एक दूसरे से, इसी को हायरार्की कहा जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है, दैट इज हायरार्की, ओके। देखते हैं क्या है।
Various organisms in different categories depend upon their common character to make classification easier. So जितने भी organisms हैं उनको कई कैटेगरीज में, कई ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है उनके कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पे, ठीक है, जिसकी वजह से ताकि हम क्लासिफिकेशन आसानी से कर सके, ठीक है। सो दिस ग्रुप्स टुगेदर आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। तो जितने भी ग्रुप हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्लासिफिकेशन में बना रहे होते हैं तो उनको हम एक साथ क्या बोल रहे होते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके क्लासिफिकेशंस में, उनके कैटेगराइजेशंस में करने के दौरान जितने भी ग्रुप्स बन रहे होंगे हम उन सभी ग्रुप्स को एक साथ क्या कह रहे हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। ओके, आगे देखते हैं। द टैक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड्स किंगडम्स, डिवीजन ऑफ द किंगडम्स, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो जब हम ऑर्गेनिज्म से क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान कई तरह के ग्रुप्स बन रहे होते हैं, कई तरह के हायरार्की बन रहे होते हैं, और वो हायरार्की कई तरह के ग्रुप्स बन रहे होते हैं और उन ग्रुप्स को जब हम एक साथ शामिल करते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, जैसे कि है किंगडम है, डिवीजन ऑफ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सभी टैक्सोन ग्रुप्स हैं। और जब हम इसको एक साथ जब शामिल करते हैं तो इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसमें पहले मान लीजिए किंगडम बना होगा फर्स्ट ग्रुप, फिर उसके अंदर फाइलम बना होगा, फिर फाइलम के अंदर भी जब उसको कैटेगराइज किए होंगे तो क्लास बना होगा, क्लास को भी जब हम अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे तो उसके अंदर ऑर्डर बना होगा। जब ऑर्डर में भी कई चीज़ों को सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पर जब हम कैटेगराइज करेंगे, उसको बांटेंगे, तो फैमिली एक अलग ग्रुप बनेगा, उसको हम फैमिली कहेंगे। इस तरीके से क्लासिफिकेशंस के दौरान कई तरह के ग्रुप्स बन रहे होते हैं और जब हम सभी ग्रुप्स को एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शामिल करते हैं, देन इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज। ओके, so species are the lowest while the kingdom is the highest rank within the hierarchy। जो हायरार्की हमने क्लासिफिकेशंस के दौरान बनाया है उसमें जो स्पीसीज है वो सबसे क्या है, लोवेस्ट है, सबसे निचला ग्रुप है, जबकि जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट रैंक है, यानी कि सबसे टॉप का जो ग्रुप बना है, यानी कि सबसे पहला जो ग्रुप बना है वो ग्रुप क्या है, किंगडम है। ओके, आगे। It is also called a Linnean hierarchy as it was first proposed by the Carolus Linnaeus। और इस तरह का जो ये हायरार्की है, जो किंगडम का, फाइलम का, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज का, इस हायरार्की को लिनियन हायरार्की भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्लस लिनियस ने ही इस हायरार्की को प्रपोज किया है, ठीक है, उन्होंने ही इस हायरार्की को बताया है, ठीक है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है। सो कार्ल लिनियस क्या है, असल में he was the father of systematic botany and he is a father of systematic botany। okay, the hierarchy includes 7 obligate categories। obligate में इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ओके, तो जो हायरार्की में है, हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। सो दिस 7 ग्रुप्स आर किंगडम, फाइलम, इन केस ऑफ प्लांट्स वी यूज डिवीजन, तो फाइलम के बाद है क्लास, और क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। सो ये 7 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
5th, 6th और 7th। तो सबसे टॉप में है किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। अगर हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो इस तरीके से, अगर हम बात करें बॉटम से टॉप की ओर जाने का, तो सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और फाइलम के बाद किंगडम। जब हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इस तरह का हायरार्की मिलेगा, ठीक है। और जब टॉप से बॉटम के और मूव करेंगे तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज जो सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इज स्पीसीज। तो हम लोग को पता है कि क्या है, ये सबसे लोवेस्ट है। इट इज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या है, ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। देयर आर अराउंड 8.7 मिलियन स्पीसीज, लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे मौजूद हैं अभी तक, जिनके बारे में हमें पता है। बट अभी भी कई सारे स्पीसीज जिनके बारे में हम अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, वो अनडिस्कवर्ड है अभी भी, ठीक है। तो अभी कितने हैं, 8.7 मिलियन अभी तक हमको पता है, बाकी को तो हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया है। सो अभी तक वो क्या है, अनडिस्कवर्ड है, ठीक है। It refers to a group of organisms that are similar in shape, form, generative options, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हर एक कैटेगरी असल में एक ग्रुप है। दैट ग्रुप इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो स्पीसीज भी क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेट आर सिमिलर इन शेप। और ये जो स्पीसीज है वो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर क्या है, शेप में सिमिलरिटीज है, इनके फॉर्म में सिमिलरिटीज देखने को मिलता है। और जो जनरेटिव ऑप्शंस है, जनरेटिव मीन्स की जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, इनके अंदर सिमिलरिटीज है। तो उनकी जो सिमिलरिटीज इनमें है, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि उनके शेप में सिमिलरिटीज है, इनके फॉर्म में सिमिलरिटीज है, इनके जनरेटिव में सिमिलरिटीज है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप्स है, उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। ओके, इट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय द अर्नेस्ट मेयर इन 1964 that the species are the interbreeding populations that are reproductively isolated from other such groups. So species are the group of interbreeding population and that are reproductively isolated from other such groups. यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये ग्रुप है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये इस तरह का जो ग्रुप है उसको हम स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। द टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द बायोलॉजिस्ट जॉन रे। इंपॉर्टेंट है, जॉन रे के द्वारा ही सबसे पहले जो शब्द है टर्म स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, इन्होंने ही टर्म स्पीसीज को दिया है। जैसे एग्जांपल के बारे में सेपियंस, सेपियंस क्या है, इट इज अ स्पीसीज, एक स्पीसीज है, सेपियंस है स्पीसीज। ओके, आगे देखते हैं। जीनस, जीनस इज द सेकेंड लास्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये बात तो हम लोगों ने अभी तक जान चुका है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। अ कैटेगरी दैट इज प्लेस्ड अबव स्पीसीज एज दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो सबसे पहली बात की क्या है, ये स्पीसीज से पहले वाला
ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है इसमें रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज आपस में सिमिलर हैं उनके ग्रुप को एक साथ शामिल करके एक ग्रुप बनाया गया है। स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहा जाता है। सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहा जाता है। ओके, जीनस आर ऑफ वेरियस टाइप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट, लाइक मोनोटाइपिक वन जीनस प्रेजेंट and polytypic several species present. So genus are the various type based on the number of species. तो जीनस कई तरह के हो सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने तरह के स्पीसीज मौजूद हैं। अगर एक जीनस होगा तो एक स्पीसीज मौजूद होगा तो एक ग्रुप, अगर कई सारे स्पीसीज मौजूद होंगे तो कई सारे ग्रुप बन सकते हैं जीनस के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, द जीनस पैंथेरा कंस्टिट्यूट्स बोथ लायन एंड टाइगर। टाइगर और लायन दो अलग अलग स्पीसीज हैं, बट दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज पैंथेरा, क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, इसलिए दोनों स्पीसीज को एक कैटेगरी में रखा गया है और उसका नाम है पैंथेरा। ओके, आगे नेक्स्ट टर्म है फैमिली। फैमिली, दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। तो फैमिली को जीनस से पहले रखा गया है। तो सबसे पहले क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड विच इज कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। जो जीनस आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं उनका ग्रुप फैमिली कहलाता है। सो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनेसिस, है ना। जो जेनरा आपस में सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं उनके ग्रुप को फैमिली कहा जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो द फैमिलीज कैनेडी, फिलेडी, यूरिस्डी एटसेट्रा कम अंडर वन ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा फैमिलीज मीन्स की जो फ्लैश खाते, मांस खाने वाले जो जीनस है उनके ग्रुप को फैमिली कह रहे हैं। जैसे कि ये तीनों अलग अलग फैमिलीज, तीनों अलग अलग क्या है, जेनरस। द फैमिली यूरिस्डी कम अंडर कार्निवोरा। तो ये अलग फैमिली है, ठीक है, ये अलग अलग जेनर है और इनके बीच में सिमिलैरिटीज ये है कि ये सभी मांस खाते हैं, कार्निवोरस है, इसलिए इनको एक फैमिली में रखा है, दैट इज कार्निवोरा, ड्यू टू द सिमिलैरिटीज दैट दे आर कार्निवोरस एनिमल। ओके, so family is a taxonomical category which is kept above the genus and it is consist of related genera having similar characteristics. Okay, so group of genera having similar characters is called family. Okay, आगे देखते हैं, that is order। क्या है, this taxonomic category is more specific than the class and it consists of one or more similar families. फैमिली से पहले का जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है that is order and it is more specific than the class। अब इस ऑर्डर से पहले क्या है, क्लास है, ऑर्डर के बाद क्या है,
फैमिली है। सो जो ऑर्डर है वो असल में क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। तो जो फैमिलीज आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं एक दूसरे से, उनके ग्रुप को कहा जाता है ऑर्डर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द क्लास मेमिलिया कंसिस्ट ऑफ अराउंड 26 ऑर्डर्स डेट इंक्लूड्स प्रीमेट्स, कार्निवोरा एटसेट्रा। ठीक है, तो कई तरह के जो फैमिलीज हैं उनके ग्रुप, जिनके अंदर जिन फैमिलीज के अंदर आपस में सिमिलरिटीज है, उनको जब हम एक साथ रखेंगे, हालांकि वो अलग अलग फैमिलीज हैं बट उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो सबसे पहले हम उनको एक ग्रुप बनाएंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, इट इज मोर स्पेसिफिक देन द अपर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी दैट इज क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं क्लास। It was the most general taxonomic category before the introducing of phyla. तरीका अलग हो सकता है बताने का रिस्पेक्ट में कि इसके अपर क्लास को अपर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के को लेके डिफाइन कर रहे हैं या लोअर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम लेकर पर्सपेक्टिव में इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स। The group of order having the similar characters among themselves is called class। सीधी सी बात। ठीक है, in the animal kingdom there are around 108 classes। एनिमल किंगडम में लगभग 108 क्लासेस मौजूद हैं, इंक्लूड्स पीसेस, रेप्टिलिया, एविस एटसेट्रा। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होंगे, है ना। सो क्लास इज अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। सो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग द सिमिलर कैरेक्टर्स। ओके, आगे देखते हैं फाइलम। दिस कैटेगरी इज मोर स्पेसिफिक देन किंगडम। तो हमने फाइलम को किंगडम के पर्सपेक्टिव में डिफाइन किया है, तो किंगडम से भी ज़्यादा स्पेसिफिक ये है, क्योंकि जो फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगे किंगडम के तुलनात्मक, किंगडम में जो ग्रुप होंगे उनके तुलनात्मक। सो फाइलम इज अगर हम बात करें इसके लोअर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की बात करें, तो फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ और क्लास, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लास हैविंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग देमसेल्फ। ठीक है, इन द एनिमल किंगडम देयर आर अराउंड 35 फाइला that includes phylum Arthropoda chordata। it is एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल है एनिमल किंगडम को लेके कि एनिमल किंगडम में लगभग 35 फाइला मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा को लिया हुआ। ओके, नेक्स्ट दैट इज द टॉप मोस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज किंगडम। The highest level of classification is the kingdom, which is further divided into various subgroups। तो सबसे हाईएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, that is kingdom। The total kingdoms of the living organisms are 5 in numbers। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद हैं, सबसे पहले जब हम उनको पहली बार क्लासिफाई किया होगा कैरेक्टर्स को लेके, कुछ पर्टिकुलर्स कैरेक्टर्स को लेके, तो जो पहला ग्रुप बना होगा उस ग्रुप को बोल रहे हैं किंगडम। तो जो किंगडम होते हैं वो 5 किंगडम्स मौजूद हैं, नेमली मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। तो जब हमने पहली बार क्लासिफिकेशन किया दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेके, तो हमारे पास जो ग्रुप बना वो 5 ग्रुप बना, जिसको कि पहला ग्रुप मोनेरा है, दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा, तीसरा ग्रुप फंजाई और चौथा ग्रुप है प्लांटी एंड पांचवा एनिमालिया। तो कुछ कैरेक्टर्स को लेकर हमने इन दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया है। तो जो ग्रुप्स बने हैं वो 5 ग्रुप्स बने हैं। फिर जब हमने इन 5 ग्रुप्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर ग्रुप्स में फिर देखा कि ये तो अलग है, ये अलग है, ये सिमिलर है, ये डिसिमिलर है, फिर वहाँ पे जो ग्रुप्स बना फिर उसको हमने फाइलम कह दिया। एनिमल के केस में, प्लांट के केस में हमने इसको डिवीजन कहा। फिर जब हमने फाइलम में देखा कि इनका कैरेक्टर सिमिलर है इससे डिसिमिलर है, फिर उनके अंदर जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो वहाँ पे बना क्लास। और जब हमने क्लास के अंदर फिर से क्लासिफिकेशन किया तो ऑर्डर बना। फिर हमने जब ऑर्डर के अंदर और क्लासिफिकेशन किया तो फैमिली बना, फैमिली ग्रुप बना। तो फैमिली के अंदर जब हमने क्लासिफिकेशन किया तब जाके वहाँ पे जीनस का ग्रुप बना। तो जब हमने जीनस को भी क्लासीफाई किया तो वहाँ पे फिर हमें जो लास्ट ग्रुप मिला दैट ग्रुप इज कॉल्ड स्पीसीज। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर मूव करते हैं, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी संख्या कम होती चली जाती है। ठीक है, लोअर द टैक्सा, दूसरा है लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। और जितना लोअर टैक्सा होगा उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में उतना ही ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स मौजूद होगा। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम दिया हुआ है, उनका जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब साइंटिफिक नेम दिया हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो का जेनेरिक नेम मैग्नीफेरा है और स्पीसीज नेम है इंडिका, स्मॉल होना चाहिए यहाँ पे, इंडिका। दूसरा है पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। नाइटशेड का साइंटिफिक नेम सोलेनम निग्रम। लॉयन का साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो। टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथरा टिग्रिस और मैन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स का मैंने साइंटिफिक नेम रखा है, जैसे कि मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, नाइटशेड हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया और एक ह्यूमन हो गया। ये तो इनका साइंटिफिक नेम है। ओके, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के आधार पे अलग अलग टैक्सोन जो बना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है,
तो मैन का जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम मैन का बात करें तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, स्पीसीज नेम सेपियंस हो गया, जीनस नेम होमो हो गया, इसका फैमिली हो गया होमिडीनी, ऑर्डर प्रीमेट, क्लास मेमिलिया, और फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें तो हाउस फ्लाइज का बायोलॉजिकल नेम या यानी साइंटिफिक नेम की बात करें तो मुस्का डोमेस्टिका, स्पीसीज नेम डोमेस्टिका, जीनस नेम मुस्का, फैमिली मुस्टिडी, ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड किंगडम एनिमलिया। मैंगो की अगर हम बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, स्पीसीज इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डिक, ऑर्डर सेपेंडेलस, क्लास डेक्टिलिनोडे, डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड किंगडम प्लांटी। वीट की अगर हम बात करें तो ट्राइटिकम एस्टिवम, स्पीसीज एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोशे, ऑर्डर पोल्स, क्लास मोनोकॉटलिडन, डिवीजन एंजियोस्पर्म और किंगडम प्लांटी। इस तरीके से हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं उसके कैरेक्टर्स के आधार पे। तो सबसे पहले हमने जो ग्रुप बनाया वो बना किंगडम, उसके बाद बना फाइलम, फाइलम को फिर फर्दर क्लासिफाई किया तो क्लास बना, और क्लास को भी फर्दर क्लासिफाई किया तो उसके अंदर जो ग्रुप बना वो ऑर्डर बना, तो जब ऑर्डर को भी फर्दर क्लासिफाई किया तो फैमिली बना, और जब फैमिली को भी फर्दर क्लासिफाई किया based on the similarities and dissimilarities showing between the organisms which are included in the family, then group formed that is called genus, और genus को जब हमने further classify किया then species group बना, and that is the last group formed during the classification of living organism. ठीक है, it is the lowest taxonomical category while the kingdom is the highest taxonomical category. So ये बायोलॉजिकल नाम था कुछ कॉमन नेम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और यहाँ पे कॉमन नेम मैन को बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस कहते हैं। हाउस फ्लाई का है साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम अगर हम बात करें तो मुस्का डोमेस्टिका। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझा, और टर्मिनोलॉजी के साथ ही हमने इस चैप्टर्स का एक ओवरव्यू को भी समझने की कोशिश किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स के जो टर्मिनोलॉजी है और इसका जो एक ब्रीफ ओवरव्यू है उस समझ में आया होगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और मैं आगे भी इस तरह के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के टर्मिनोलॉजी को, इसके ओवरव्यू को लाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके बेस के लिए, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं आपके लिए सेशन लाऊं, आपके फ़ायदे के लिए ये चीज़ें लाऊं, तो आपको ये सेशंस मिल जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वंस अगेन।